जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फैसल आपको, इब्रार और नजम, मैं आप तीनों को तो ख़ास तौर पे आज फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह आपने इस दौरान, ये ईद से पहले और ईद की छुट्टियों के दौरान, आपने हमारे कारकुनों को, उनको आपने शऊर भी दिया, उनको आपने एंटरटेन भी किया। और वो ऐसे कारकुन हैं जो कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास इस तरह के कारकुन है ही नहीं। मैं अपने ख्वातीन की भी बात कर रहा हूं, और जो हमारे, जो बाहर से, हर जगह से, बल्कि हर सारे पाकिस्तान के हिस्सों से जो कारकुन आते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। और मैं आज फिर से ज़मान पाक के लोगों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने घर खोले, साथ दिया, और बड़ी मुश्किलों का भी, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये हमारे सारे सबके लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है। मैं इत्तेज़ाज़ हसन का, क्योंकि वो मेरे हमसाए हैं, उनकी बहन का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं। उनको भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम एक हकीकी आज़ादी की जहाद लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला उन लोगों से है, वो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को अभी तक, उन्होंने पाकिस्तान की तबाही की और मजीद आगे भी पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग हैं जो अपनी जाती मफादात के लिए इस मुल्क के लोगों को कुर्बान करते रहे हैं और कर रहे हैं। वो लोग अवाम का जो बुनियादी हक है वोट देने का, जो पंजाब के लोगों का हक था कि जैसी असेंबली हमने डिसॉल्व की, तो पंजाब के लोगों का हक था कि वो अपनी वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें। ये वो लोग हैं जो अपने जाती मफादात बचाने के लिए ये लोगों का वो बुनियादी हक नहीं दे रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस तरह की सख्ती की हमारे लोगों पे, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं हुआ सियासी कारकुनों के ऊपर। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे एक दफा कत्ल करने की कोशिश की और गोलियां लगी, दूसरी तरफ फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की, और ये फिर से भी करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ एक खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत जाएगा, और अगर इमरान खान जीत गया तो इनका इत्तेसाब हो जाएगा। उस इत्तेसाब के खौफ से ये सब घबराए हुए हैं। ये जितने भी ये मिलके जो सारा टोला है लोगों का, और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टोटल लोग कोई 7-8 लोग हैं जो सारे मिलके इस मुल्क की तबाही मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में महंगाई हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके दौर में सबसे तेजी से रुपए की कीमत गिरी, क्योंकि इनके पैसे डॉलरों में पड़े हुए हैं बाहर। इनके शॉपिंग, घर, जायदादें, बैंक अकाउंट्स, बच्चे, इनकी शॉपिंग, इनकी सर्जरीज सब पाकिस्तान से बाहर है। तो ये पाकिस्तान तो सिर्फ लूटने आते हैं, जैसे मुश्किल वक्त आता है ये बाहर भाग जाते हैं। और ये अभी फिर, ये पाकिस्तानियों में सबके सामने कह रहा हूं, ये फिर बाहर भागेंगे। और मैं एक तजवीज देना चाहता हूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। ये कौम, वैसे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह उन्होंने इस माफिया के खिलाफ आइन को अपहोल्ड करने के लिए, आइन के लिए स्टैंड लिया हुआ, सारी कौम आज अपने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश कर रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोगों का बुनियादी वोट का हक वो नहीं दे रहे, सिर्फ एक वजह से कि कहीं इन्होंने जो इतनी मेहनत से पैसा पहले चोरी किया, उसके बाद मेहनत से दूसरी दफा एनआरओ लिया जनरल बाजवा से, और अब डर रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन हार गए तो वो एनआरओ ना चला जाए। इसलिए ये पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहे हैं। और मैं हैरान हूं उन लोगों का जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जो ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा ये मुल्क किधर जा रहा है? कह रहे हैं जी हम बजट के बाद जनाब हम गवर्नमेंट डिसॉल्व करेंगे। मैं सवाल ये पूछता हूं कि बजट में आपने करना क्या है? मुल्क का तो दिवालिया निकाल दिया है, तो बजट में कौन सा आपने कोई जादू करना है कि ये मुल्क इस तबाही से निकलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह लंबा खींचा जाए और इलेक्शन ना हो। और ये धोखा है, क्योंकि अगर इनको मुल्क की फिक्र है और ये चाहते हैं कि एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, तो अनाउंस कर दें, मई के पहले हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस कर दें, एक ही वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत यह है कि इलेक्शन तब हो जब वही लंदन प्लान के ऊपर पूरा अमल हो, जो श्योरिटीज दी गई थी नवाज शरीफ को कि फिक्र ना करें, तहरीक इंसाफ क्रश हो जाएगी, इमरान खान को जेल में डालेंगे या दुनिया से फारग कर देंगे, और फिर वो नवाज शरीफ आएगा यहां इलेक्शन लड़ने के लिए, सारे केसेस भी माफ हो जाएंगे उसके। अभी भी इनके नून लीग के लोग कह रहे हैं जी उसके केसेस माफ कर दो। किस कानून के तहत? उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है। किस कानून, कौन से शिक है कानून की कि जनाब वो आएगा बात जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है? ये शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया हुआ था कि ये इलाज करवाने जा रहा है, इसको भी इस पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि झूठा एफिडेविट दिया था, और उसको कि जी वो आएगा बादशाह सलामत तो उसके केसेस माफ हो जाएंगे। ये दूसरी दफा इसके केसेस माफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हुदैबा पेपर मिल्स का माफ हुआ था मुशर्रफ के साथ। तो मैं ये तजवीज देता हूं कि अब जब इलेक्शन पे वापस अगर नवाज शरीफ आ जाए तो मुझे भी ईसीएल पे डाल देना और इसको भी ईसीएल पे डाल देना। इलेक्शन के बाद तक ईसीएल पे हमें रखें, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती उससे पहले भागने नहीं देना इनको, क्योंकि इनमें से ज्यादातर चूहों ने भागने की कोशिश करनी है, किश्ती से छलांग मारने की कोशिश करनी है। इनको खौफ इलेक्शन से और पाकिस्तान की आवाम से। तो आज ज़बान पाक के जितने मेरे कारकुन यहाँ आए हुए हैं, मैं आज फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। कल हमारा फैसला हो जाएगा। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कल तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उस पर फिर हम अपना लाएअमल तय करेंगे। तो मैं आज ये अपने सारे कारकुनों को, पाकिस्तान की अवाम को कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की तो सारी कौम ने अपने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। आप सब जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह सारी कौम तैयार है। और हम इस बारी हमारी जो 1 साल ट्रेनिंग हो चुकी है, 1 साल से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, इंशाअल्लाह जो अब पाकिस्तान की कौम सड़कों पर निकलेगी अपना हक लेने के लिए, अपना जमहूरी, अपना इंसानी हक, जो बुनियादी इंसानी हक है वोट देने का, कि अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करवाने का, वो हक लेने के लिए इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर निकलूंगा। एहतजाज करेंगे पुरअमन तरीके से, जो हमेशा हमने किया। ओके फैसल। नारा रिसालत, नारा हैदरी, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा बैठ के बोलो, और जरा उठ के बोलो, जरा फिर से बोलो, जरा घूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो,
हंसा फाड़ के बोलो। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। मैं अपने सवाल पे आती हूँ। सर, जब आपकी केपीके में गवर्नमेंट आई थी तो आपने पुलिस के दायरे में बड़े जबरदस्त रिफॉर्म्स किए थे, तो पंजाब में ये इतना मुश्किल क्यों है? जी, पहली चीज तो आपने कहा ना कि हमारा कोई बंदोबस्त नहीं था। आप यकीन करें कि मेरे ज़हनो गुमान भी नहीं था कि मेरी अपनी इस मुल्क की पुलिस और रेंजर्स मेरे घर के ऊपर 24 घंटे अटैक करेगी। मैं अगर मुझे ये कहता, मैं कभी ये बात माननी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। यानी एक बहाना था कि जी हमने आपको अदालत में लेके जाना है, तो जब मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दे दिया था कि मैं अदालत में वैसे ही जा रहा हूं, तो वो कानून के मुताबिक अरेस्ट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन प्लान कुछ और था। यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले मेरे ऊपर कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया वजीराबाद में। वो लोग इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं और उन सबको खौफ है कि कहीं इलेक्शन हुआ, ये जीत गया तो इनका एहतसाब होगा, तो उन्होंने फिर कोशिश की। ये जो इन्होंने किया है, ये कभी किसी, आपने सुना है कि पाकिस्तान में कभी किसी घर के ऊपर इस तरह हमला किया गया है? और इतनी ये पुलिस जरा देखे, ये आप सामने देखें कि ये कोई यहां कोई कलभूषण यादव बैठा हुआ था, कोई इंडिया का सबसे बड़ा कोई गद्दार या स्पाई बैठा हुआ था, ये एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था। उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह हमले किए हैं और जो आर्मर्ड कार और ये जो सारे इस्तेमाल किया, हमारे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि ये कभी इस तरह का करेंगे। और मैं दाद देता हूं आप जैसे वर्कर्स, हमारी ख्वातीन, ये जो हमारे नौजवान थे, ये देखें, ये जो नौजवान अकेला जिस तरह ये इन्होंने स्टैंड लिया, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं है पाकिस्तान में कि जिस तरह इन्होंने जिस जज्बे में इतनी ज्यादा फोर्स का इन्होंने ये खड़े हुए और उन्होंने बचाया। नहीं तो इन्होंने अगवा करके ले जाना था। और सबको एक खदशा था कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि जेल में डाले, इन्होंने मार देना था क्योंकि डरे हुए हैं। इन्होंने फिर कोशिश की 18 मार्च में मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मारने की। तो ये तो मेरे कारकुन थे, उनका जज्बा था जो उन्होंने मुझे बचाया। और ये देखें, ये उस्मान को देखें कैसे भी कि वो उसके सामने खड़ा हो गया समाविया के। तो हम पहले तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरह ये नौजवान खड़े हुए हैं 24 घंटे, और जिस तरह की शेलिंग हुई और जिस तरह उन्होंने बार बार अटैक किया। दूसरी चीज जो आपने कहा, पंजाब पुलिस, देखें यहां नवाज शरीफ और इसका जो भाई है, ये 35 साल से पंजाब के ऊपर मुसल्लत है। ये 35 साल से यहां पावर में है। इनकी एक रिपोर्ट है 1992-93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में, जिधर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आईजी अब्बास खान, जो तब पंजाब का आईजी था, उससे पूछा कि पंजाब पुलिस इतनी करप्ट क्यों है। तो आईजी अब्बास खान ने रिपोर्ट दी। उसने कहा कि ये शरीफ बरादरान ने पैसे लेके लोगों को पुलिस में भर्ती किया, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी, और उन्होंने एक तीसरी चीज कही, कई मुजरिमों को इन्होंने पुलिस में भर्ती किया। तो वो जो पुलिस इनके दौर में जो पुलिस बनी हुई है वो आसान नहीं थी पख्तूनख्वा में ज्यादा, क्योंकि एएनपी तो सिर्फ 5 साल के लिए थी। ये तो 35 साल के बैठे हुए हैं। इन्होंने तो नीचे से लोग भर्ती किए। तो इनके ऐसे लोग यहां हैं जो हमने पूरी कोशिश की पंजाब पुलिस को डिपोलिटिसाइज करने की, लेकिन वो पहले से ही पोलिटिसाइज थी। इनके लोग बैठे हुए थे। इन्होंने हर जगह हमारे लिए मुश्किलें पैदा की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चल गया वो इतने ज्यादा नहीं है। इस वक्त जो पुलिस का इन्होंने इस्तेमाल किया, पुलिस के अंदर से लोगों ने हमें बताया कि कौन कौन से पुलिस वाले हैं जो कि खास तौर पे जिनको इंस्ट्रक्शन थी हमारे ऊपर जुल्म करने की, और इंशाल्लाह उनको कानूनी तौर के ऊपर उनके ऊपर एक्शन लेंगे जब भी अल्लाह ने मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, 2005 का मैं आपका वर्कर हूं, और क्वेश्चन करने से पहले मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा आपको कि इस बार आपने तो कंफर्म है थर्ड मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह आपने गवर्नमेंट में आना है। पहली बात यह है कि आपने कंप्रोमाइज नहीं करना इनके साथ।
दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी की एक्सटेंशन नहीं करनी। दो बात ही है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी यानी कि जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ गई है ना, 40% एजुकेटेड जनरेशन पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। तो अब जब आएंगे आप इक़्तिदार में, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो कौन से आप इक़दामात करेंगे ताकि जो हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी है वो यहीं पे रह के पाकिस्तान को यानी कि खिदमत सर अंजाम दे। और दूसरा ये है कि जो आप प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपोजिशन में थे, आपके साथ जिस तरह के यानी कि आपको तकलीफ दी गई, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जब अभी यानी कि 1 साल रिसेंट हुआ है जो आपके यानी कि आपके खिलाफ कर रहे हैं इक़दामात, आपके यानी कि इवन आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं ये नाअहल लोग। तो इस हवाले से मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि आप स्पेशली नौजवानों के हवाले से कि आप क्या IT के हवाले से क्या प्रोग्रेस करेंगे ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके। देखिए, सुने जरा मेरी बात। देखिए, कौमों की जिंदगी में ना ऊंच नीच आती है। इंसान की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है, कौमों की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है। ये कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने सारा वक्त उरूज देखा हो, और कई ऐसी कौमें हैं जिन्होंने बिल्कुल तबाह होकर खड़ी हो गई। जिस तरह जर्मनी और जापान था, दूसरे जंगी अजीम के बाद अगर आप वो फिल्में देखें तो उनकी एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। लेकिन 10-10 साल में दोनों कौमें फिर खड़ी हो गई। सो ये याद रखे, आदमी भी गिरता है, वो फिर अपनी गलतियों का जायजा लेता है, फिर वो मेहनत करता है, वो फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो आदमी जो गिरता है और हार मान जाता है, वो फिर नीचे ही रह जाता है। कौमें भी जब अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो कुरान में तो अल्लाह कहता है कि मेरी जमीन पर निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो ये याद रखना कि ये ऊंच नीच इंसान और कौमों की जिंदगी में होता है। जब बुरा वक्त आता है जो आज पाकिस्तान को आ गया है, तो हम सबको पता है कि बुरा वक्त क्यों है। किसी भी मुल्क के ऊपर आप उस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दें और फिर यह समझें कि वो मुल्क ऊपर जाएगा, तो ये तो अल्लाह के कानून बने हुए हैं। जब अल्लाह कहता ना कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, तो मैं सारी कौम को बार बार बताता रहता हूं कि वो अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा हुक्म क्या है एक कौम के लिए। आप मुझे बताएं सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। इंसानी माशरा जानवरों के माशरे से फर्क ही इस तरह होता है कि उधर इंसाफ है और जानवरों के माशरे में ताकत की हुक्मरानी है, यह फर्क है। तो जब एक इंसानों के माशरे में इंसाफ नहीं होता और चोरों को ऊपर बैठा देते हैं और वो आके ऊपर बैठ के वो मुल्क को पैसा चोरी करना शुरू कर देते हैं और हम समझे कि मुल्क तरक्की करेगा, वो नहीं करेगा। अल्लाह ने चैलेंज किया पाकिस्तानी कौम को, यह हम सब के लिए अब चैलेंज है। क्या हम इस जुल्म का मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे? जो इंसाफ और आजादी के लिए जब इंसान जद्दोजहद करता है तो अल्लाह उसको बहुत ऊंचा रुतबा दे देता है। शहादत होती है अगर अपनी आजादी के लिए और इंसाफ के लिए इंसाफ अपनी जान देता है तो उसको शहीद का रुतबा दिया जाता है। और जो माशरे अपनी जुल्म का मुकाबला नहीं करते वो मिट जाते हैं। ये याद रखें, इंसानी तारीख है, कुरान में कितनी जगह बताया हुआ है। अल्लाह ने मिसालें दी हैं कि कौमें तबाह हुई, वो सारी कौमें तबाह हुई जिधर जुल्म बढ़ गया और आखिर में वो तबाह हो गई कौमें। सो हमारे लिए ये चैलेंज है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सारे प्रेशर के बावजूद वो आइन के साथ खड़ा हो गया और ये सारे चोर मिलकर उसको बुरा भला कह रहे हैं। अब ये हमारी कौम के लिए चैलेंज है कि क्या हम उस चीफ जस्टिस और अपने आइन और कानून के लिए खड़े होते हैं या नहीं होते। तो जो आपका सवाल का जवाब यह है कि अगर हम खड़े हो गए ये पाकिस्तान उठ जाएगा, और अगर ना खड़े हुए तो वो फिर जो तकदीर का कातिब है, उसने जब से दुनिया बनाई है उसका फरमान है कि जो कौमें जुल्म के बुत के सामने सर झुकाती हैं वो खत्म हो जाती हैं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इंशाअल्लाह कुरान कहता है कि सच्चे मुसलमान का फतह मुकद्दर है। तो मैं आंखों से नाबीन हूं। सबसे पहले तहरीक इंसाफ को सलाम, फैसल भाई को, सारी संगत, मेरे दोस्त महबाब को सलाम। और इमरान खान साहब, अगर आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे सलाम का जवाब दें, फिर मैं बात करता हूं आपसे। जी वालेकुम सलाम। आपका ख्वाब है, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अकेला सखर से आया हूं, मैं नात पढ़ता हूं और मेरे दिल में पंजतन पाक की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, उसके बाद आपकी मोहब्बत है। तो खान साहब, आपसे मिलने के लिए मैं आया हूं। आपका ख्वाब मुल्क के लिए, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। मैं ट्रेन के जरिए, मुझे सीट बैठने के भी नहीं मिली थी, मैं ओपन टिकट कटवा के किसी दोस्त से उधार लेके आपसे मिलने के लिए आया हूं। रात से जागा हुआ, अभी तक नहीं सोया हूं। आपके लिए मैं गिफ्ट भी लेके आया हूं सिंध से, छोटी सी जो मेरे मुकद्दर में और जो मेरी हैसियत थी वो मैं आपको गिफ्ट भी देना चाहता हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे गया तो जो सिंध में आपके मुखालिफ हैं और जिसके मुखालिफों के बीच में मैं रहता हूं वो मुझे कहेंगे कि आप मिलने गए थे, आपको तहरीक इंसाफ वालों ने इमरान खान के साथ मिलने भी नहीं दिया गया। तो मैं सक्कर से आया हूं, मेरा ख्वाब आपसे मिलने के लिए है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं इंशाल्लाह बाकी आपके सामने बातें करूंगा। मैं खुद नात खान हूं, अगर टाइम है तो मैं इधर भी नात सुना तो वरना आपको सामने सुना दूंगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसलिए नहीं मिलूंगा कि वो आपके सिंध के लोग, अगर मैं आपको ना मिला तो वो आपके मुताल्लिक क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की कभी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों को खुश करने की कोशिश ना किया करें, अल्लाह को खुश करें, अवाम खुद ही खुश हो जाती है। लेकिन इंसानों को आपने खुश करने की कोशिश की तो वो तो आप सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारेंगे, यानी एक मायूसी रहा करेंगे सारा वक्त। मैं कभी लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता या वो बातें नहीं करता जो लोग जिससे खुश हो। मैं अपनी एक मिशन अल्लाह के लिए कर रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी मेरे मुताल्लिक कहे, क्योंकि इज्जत और रिजल्ट तो हम सब जानते हैं कि उसके हाथ में है। देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा और आपने फैसल जावेद ने आपका नोट कर लिया तो मैं इंशाल्लाह कल आपको मिलूंगा। नहीं, मैं सवाल की तरफ जाए। मैं क्वेश्चन जी फैसल ये आखिरी क्वेश्चन लूंगा क्योंकि कल मैं ज्यादा क्वेश्चंस लूंगा। कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन है। ठीक, हमें पता भी चल जाएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जी वो किस तरफ जा रहे हैं और फिर मैंने अपने लोगों को गाइड भी करना है कि हमारा अगला लाएमल क्या है। मैंने फिर सारी कौम को तैयार करना है, तो इसलिए कल मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि आखिरी क्वेश्चन पूछा जाए। और खान साहब, हमने एक सर्वे किया आज, तो ये सब की राय है, तकरीबन 90% ये चाहते हैं कि 7 बजे आपकी तकरीर हो, या खिताब जो आप करें 7 बजे करें। बिल्कुल, कल 7 बजे होगा। आज तो हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा था, इसलिए देर हो गई। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल 7 बजे करूंगा मैं। तो आप कल आ जाइएगा 6 बजे और जो सवालात आज रह जाएंगे वो हम कल के शामिल कर लेंगे, तो आप कल सवाल कर सकेंगे और फिर नई कुरानदाजी भी कल होगी। अगला सवाल, नाम है उस्ताद अमजद जी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा तल्लक राना नवीद क्रिकेट अकेडमी से है। मैं कुछ स्पोर्ट्स के बारे में आपसे कुछ करूंगा, सवाल करूंगा। मुझे वो भी वक्त याद है कि आपने जब श्रीकांत ने बड़ा अच्छा इंडिया का बैट्समैन था, आउट हो गया और वो शोर मचा रहा था पीडीएम की तरह, आपने दोबारा उसको बोला कि आगे बैटिंग कर लो और फिर रिजल्ट वही हुआ जो इनका पीडीएम वालों का होता है। और दूसरा मेरा सवाल है आपसे के साथ कि ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो कहना भी बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है कि बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं न्यूट्रल अंपायर के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो न्यूट्रल अंपायर है, आपने पूरी दुनिया में क्रिकेट की हिस्ट्री में एक बदल के रख दिया सिस्टम सारा। आज तक दुनिया न्यूट्रल अंपायर खिला रही है। मेरा इलेक्शन कमीशन जो है ना हमारा, ये भी एक किस्म का न्यूट्रल अदारा है, लेकिन इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुछ कर रहे हैं या जिस तरह कर रहे हैं, जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम का बयान बाद में आता है, पहले इनका आ जाता है जी ऐसे करना है। वो वही कहते हैं कि वो जो जैसे कहते नहीं घर में बैठ के 2-4-6 लोग एक मशवरा करते हैं, बारी बारी वो उनके मिनिस्टर करना शुरू कर दे। मेरा सवाल ये है कि हमने इंडिया की सीरीज में न्यूट्रल अंपायर लगाए थे, अगर हमारा ये सिस्टम जिस तरह है ये तो नहीं ठीक होने वाले, जिस तरह के जितने ये करप्ट हो चुके हैं। क्या आप अपनी हुकूमत जब आएगी, इंशाल्लाह आएगी, और वो जब आएगी तो आप ये इन्हीं को ठीक करेंगे या कोई बाहर से हमें अब न्यूट्रल लाने पड़ेंगे? देखें, अच्छा सब आराम से ये सवाल, इसका जवाब सुनना सबने। देखिए, जो आजाद माशरा होता है ना,
और गुलाम माशरे में फर्क क्या होता है। अब जरा ये समझना आपने, जो आपकी इस वक्त जंग है वो हकीकी आजादी की है। हकीकी आजादी है क्या? हकीकी आजादी वो होती है, एक शहरी जब वो अपने टैक्स भी देता है, कानून भी नहीं तोड़ता, उसको फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आजाद फिरता है, उसकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, उससे कोई उसको कोई रिश्वत नहीं ले सकता। वो जो काम करेगा, क्योंकि वो अपना कानून के मुताबिक चल रहा है, उस मुल्क का कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। और वो फिर जब आजाद माशरा हो जाता है, जिधर लोगों के हकूक होते हैं, वो फिर ऊपर चले जाते हैं, वो माशरे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आजादी के साथ मेरिट भी आ जाती है। सिर्फ आजाद माशरों में मेरिट होती है। मेरिट का मतलब यह होता है कि जो मेहनत करे उसको फल मिलता है। वो माशरा कभी भी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि उसका सारा टैलेंट ऊपर आ जाता है। जो मेहनत करता है, मेहनत का फल मिलता है। आपके जो यहां से पाकिस्तानी जाते हैं यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, तो वो क्यों खुशहाल हो जाते हैं? वहां महंगाई बहुत है, यानी क्योंकि उनके जो उनका जो रुपया है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वहां महंगा होता रहना। लेकिन उधर जो वो मेहनत करते हैं उनको फिर, और वो अपने टैक्स दे देते हैं, वो फिर आजाद हो जाते हैं और वो मेहनत का फल मिलता है और वो फिर और मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उतने और पैसे कमाते हैं, उतना अपने हालात और बेहतर करते हैं। तो हमने देखते देखते उनको देखा कि कहां से कहां पहुंच गए। यहां नहीं हो सकता, क्योंकि मेरिट नहीं है, इंसाफ नहीं है। अब यह समझने की बात है वो क्यों नहीं है। अभी जो आपने बात की, आपने तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात की। सारी दुनिया जो जिधर आजाद माशरे होते हैं वहां पुलिस भी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब यह कि पुलिस कानून के मुताबिक चलती है। पुलिस से आप गलत काम नहीं करवा सकते। जो इन्होंने मेरे घर के बाहर अटैक किया था, जो उन्होंने जब मैं इस्लामाबाद गया, मेरे घर का दरवाजा तोड़ के चीजें लूट के ले गए, लोगों को पकड़ा, यहां से लोग उठा के ले गए। ये किसी आजाद माशरे में पुलिस को, अगर पुलिस करेगी, इन सारे आज जेलों में होते, क्योंकि आजाद माशरे में ऐसे नहीं होता। लोगों के हकूक की हिफाजत होती है। हाई कोर्ट कह रहा है कि सर्च वारंट के बगैर और सिर्फ 2 लोग जाएंगे मेरे घर में, और वो 40 लोग दरवाजा तोड़ के मेरे घर में पुलिस आके लूट के लेगी, जो चीजें मिली लूट ली। ये गुलाम माशरों में होता है, क्योंकि पुलिस है वो कानून के ऊपर नहीं चलती। वो जो हुक्मरान है इनकी नौकरियां करती हैं, और वो लोग ही ऐसे लेके आते हैं। जिस तरह इस्लामाबाद का जो आईजी है, इसको सजा होने वाली थी सेफ सिटी में, इसने फ्रॉड किया हुआ था। शहबाज शरीफ जान के इस मुजरिम को लेके आया इसलिए कि ये सारे गलत काम करे उसको। आज इन्होंने हमारे लोग पुरअमन गाड़ियों में बैठे उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया इस्लामाबाद में। ये कौन से आजाद माशरे में होता है? पिछली बार ही हम गए, फिर उन्होंने हमारे लोगों को पकड़ के जेल में गाड़ी तोड़ दी, ऐसे डंडे मार के गाड़ी तोड़ दी। ये सिर्फ वो माशरे जो गुलाम होते हैं, जिधर हुकूक नहीं होते, जिधर इंसाफ नहीं होता। पुलिस आजाद होती है, पुलिस न्यूट्रल होती है, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होती है। चाहे जो मर्जी इक्तदार में है, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसले करती है। ये नहीं जो यहां हो रहा है। हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट न्यूट्रल होती है। कौन सी दुनिया की केयर टेकर गवर्नमेंट वो हरकतें करती है जो ये कर रही है मोहसिन नकवी और ये जो सारे चुन चुन के इन्होंने जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया। उधर अदलिया आजाद होती है और न्यूट्रल होती है। और शुक्र है कि इस वक्त हमारा चीफ जस्टिस, एक तकड़ा चीफ जस्टिस, ये माफिया के खिलाफ स्टैंड लेके खड़ा हुआ है। शुक्र है, नहीं तो हमारा यहां पीछे जजेस भी मिल जाते थे जाके, न्यूट्रल नहीं होते थे। हमारी तारीख है। और उधर ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस, वो न्यूट्रल होती है। वो गलत, आप उनको हुक्म करें गलत काम के, वो नहीं करेंगे। वहां उनकी फौज न्यूट्रल होती है। यहां कोई भी न्यूट्रल नहीं है इस वक्त। ऐसे ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में बैठा दिया, ना वो न्यूट्रल है, ना एफआईआर न्यूट्रल है, या नैब न्यूट्रल है, ना एफबीआर न्यूट्रल है। कोई भी न्यूट्रल नहीं है। सारों को इन्होंने साथ मिला के कानून तोड़े हैं। मुल्क के गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं, वो मुल्क आगे नहीं जा सकता। जब आप
उन इदारों से जिनका काम है इंसाफ देना या जिनका काम है न्यूट्रल रहना, उनसे आप गलत काम करवाते हैं, वो मुल्क की तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो लोग तो गुलाम बन जाते हैं। लोग डरते हैं कि जी मेरे ऊपर झूठा केस कर देगा। वो लोग बेचारे गुलाम। अब क्या देहातों में क्या होता है, सिंध में चले जाए, सिंध से शुरू करें ऊपर, सिंध में क्या होता है, वो सारे बेचारे लोग डरे होते हैं। वो थोड़ा सा लाइन से हटते हैं, पुलिस थाने में केसेस। अब अली अमीन के ऊपर क्या हो रहा है, एक केस खत्म होता है दूसरा केस हो जाता है, वो केस खत्म होता है तीसरा केस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये किस आजाद माशरे में ऐसे होता है? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर में 145 केसेस हैं, ये किसी आजाद माशरे में नहीं होता। तो हमारी मुल्क, अगर आज आप बातें की ना कि जी लोग बदजन होके जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, वो इसकी वजह से छोड़ रहे हैं कि जराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए और एक आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जितना बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मैं आपको कहूं कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो जो पहुंचा के गया। अल्लाह करे हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए और ये इलेक्शन जो है बहुत जल्द हो। बसूरत दीगर मैंने एक नज़्म लिखी थी, ज़रा सी आपके साथ आपको याद कराऊंगा। खान साहब, मैंने पहली बार जब किसी जलसे से खिताब किया था कराची में, तो मैंने सुनाई थी ज़रा। इब्रार जी सर। इसके बाद वो पॉपुलर डिमांड ये है कि वो जो तुमने होर चुपो गन्ने वाला जो गाया हुआ है ना, वो भी सुनना चाहती है सारी कौम। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। वो था जी, सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरजू होगी। ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही रास्ता फरार का होगा, वो अदालत गरीब की होगी, जान अटकी वजीर की होगी, जिसने बेची है कल्म की ताकत, जिसने अपना जमीर बेचा है, जो दुकानें सजाए बैठे हैं, सच से दामन छुड़ाए बैठे हैं, जिसने बेचा अजाब बेचा है, मुफलिसों को शराब बेचा है, दीन को बेहिसाब बेचा है और कुछ ने रोटी का ख्वाब बेचा है। और क्या कहें हम कि कौम को इसने किस तरह बार बार बेचा है। फैजो इकबाल का पड़ोसी हूं, एक तड़प मेरे खून में भी है, आंख में सिलसिला है ख्वाबों का, एक महक मेरे चार सू भी है। झोंपड़ी के नसीब बदलेंगे, फिर कहीं इनकलाब आएगा, बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा, एक दिन इनकलाब आएगा, एक दिन इनकलाब।